हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ALP टेक्नीशियन एवं RPF में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा नीला और लाल रंग को तीव्र अवशोषण करता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं दोस्तों? तो अपसारी लेंस उस लेंस को कहते हैं जब लेंस से प्रकाश टकराती है और क्या करता है दोस्तों, उससे वो दूर हट जाता है। एक निश्चित बिंदु पर ना मिलकर के वो क्या होता है दोस्तों, दूर हट जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो किरणें फैलाता है। यानी दोस्तों अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये हमारा दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई रेखा है। यहाँ पर हमारा दोस्तों सी वक्रता केंद्र होती है और यहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों, फोकस होती है। जब प्रकाश अवतल लेंस के सामने जाती है दोस्तों तो क्या करता है, यहाँ से ये क्या करता है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस पुनः लौटने लगती है, एक निश्चित बिंदु पर नहीं मिलती है। जिसके कारण दोस्तों हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, जो किरणों को फैलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी लेंस दोस्तों क्या किसको बोलते हैं हम लोग? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्योंकि जब उत्तल लेंस में प्रकाश टच करता है दोस्तों, उससे मिलता है तो क्या करता है, उसे टकराने के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिल जाता है दोस्तों और प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो जो किरणें फैलाता है। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? जो किरणें एकत्रित करता है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस हम लोग किसको बोलेंगे दोस्तों? उत्तल लेंस को बोलेंगे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे, साथ ही लास्ट तक बने रहेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हमारा अगला सवाल है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? यानी कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। और दोस्तों सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें गमन करती है? तो ठोस में, ठोस के बाद द्रव में और द्रव के बाद गैस में। यानी ठोस द्रव गैस में क्या होती है, हमारा ध्वनि की गति होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। हमारा अगला सवाल है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्तहीनता। शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता नामक रोग होता है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? और दोस्तों इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर में ऐसी ग्रंथि है जो उत्तेजना से संबंधित है और यह लड़ो एवं उड़ो हार्मोन है। हमारा अगला सवाल है, पेप्सिन बदलता है तो पेप्सिन किसको किस रूप में कन्वर्ट करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड अर्थात एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। पेप्सिन दोस्तों क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। हमारा अगला सवाल है, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक होते हैं
तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में जो विस्फोट किया जाता है दोस्तों, तो उसमें किसका मिश्रण होता है हमारा? तो हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है, जिसके कारण खदान में विस्फोट किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखनी है। मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वुड एल्कोहल। और दोस्तों ये इतना विषाक्त होता है कि इसके एकमात्र बूंद लेने से व्यक्ति नेत्रहीन हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकता है दोस्तों। इसलिए मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा नेत्रहीन एल्कोहल किसे कहा जाता है? तो नेत्रहीन एल्कोहल दोस्तों मेथेनॉल को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जल की सिर्फ अस्थायी कठोरता पूछती, अस्थायी नहीं, सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जबकि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, किस धातु को होप मेटल कहा जाता है, यानी आशा का धातु? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम को आशा का धातु कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? तो बल्ब को अक्सर आप लोग देखते हैं दोस्तों, जो बिजली का बल्ब होती है और उसको जब तोड़ा जाता है तो दोस्तों उसमें से एक आवाज निकलती है, तो वो आवाज किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, जिसके कारण दोस्तों बल्ब को तोड़ने पर एक तेज आवाज होती है। हमारा अगला सवाल है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। हमारा अगला सवाल है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? और ये प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, असीमित, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत भी बोलते हैं। यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक आदर्श ए मीटर की प्रतिरोधकता, ए मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता हमारा 0 होती है। और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दोस्तों वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। हमारा अगला सवाल है, द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्रव तथा गैस में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। ठोस में दोस्तों चालन विधि द्वारा होता है, और वायुमंडल और दोस्तों द्रव एवं गैस में किसके द्वारा होता है? हमारा संवहन विधि द्वारा होता है। और वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है दोस्तों? विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि चालन विधि द्वारा ठोस में होती है, संवहन विधि द्वारा द्रव एवं गैस में होती है, और हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो विकिरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। हमारा अगला सवाल है, तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के मेटल के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। छोटे छोटे परमाणु मिलकर दोस्तों तत्व का निर्माण करता है, और सबसे बड़ा तत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अणु हो जाएगा। यानी सबसे छोटा परमाणु और सबसे बड़ा हमारा अणु। हमारा अगला सवाल है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम ने। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। हमारा अगला सवाल है, अकीर्य तत्व किस समूह के सदस्य हैं?
तो अकीय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य समीर। शून्य समूह दोस्तों अकीय तत्व का समूह कहलाता है। और साथ ही दोस्तों अकीय तत्वों को किस समूह में रखा गया है? तो 18वें समूह में भी रखा गया है, यह भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है पीएच में पी का सूचक क्या है? तो दोस्तों पीएच में पी का सूचक क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुषांश, जिसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में पोटेंज कहते हैं। यानी पीएच में जो पी सूचक के रूप में प्रयोग होता है उसको हम लोग पुषांश अर्थात पोटेंज के रूप में करते हैं। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण 100% रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करें उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे और जो चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह कौन सा उत्तक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम। कैम्बियम उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, अपवर्तन। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल। आज का सवाल है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना खत्म कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और जो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।